अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। नाजरीन, जैसे कि सुबह से ही आप खबरों में देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से खत लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब उसका जवाब भी आ गया है। मुद्दा यह था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया था। तो अब 11 निकात पर मुश्तमिल ये जवाबनामा जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उसके मंदरजात में चीफ जस्टिस कुछ यूं फरमाते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर का बिहेवियर अपने सीनियर जजेस के साथ ठीक नहीं था। इसके अलावा उन्होंने अपनी वेकेशन को तरजीह दी है। जो अर्जेंट केसेस थे या उनसे जब राब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने उन केसेस पर तवज्जो नहीं दी है या उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा है। इसी वजह से ये सब कुछ किया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन बेचारा वो मासूम लड़की की तरह एक्ट कर रहा है कि जिसने सब कुछ किया भी है, लेकिन अब कह रहा है कि हम करें क्या। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानूं या फिर मैं जो आगे आईनी तरमीमी बिल है जिसमें रिजर्व सीट्स को महदूद करने का कहा गया है, मैं उनकी बात मानूं। लेकिन सारी साजिश रचाई हुई या सारे का सारा काम बिगाड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन का ही है। तो अब वो कंफ्यूज है कि इलेक्शन एक्ट पर बात करनी है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करनी है। और आगे चलकर मुख्तलिफ और इश्यूज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं जुल्फिकार राहत साहब, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि चीफ जस्टिस का जो खत है उस पर आप गुफ्तगू करें कि हमारे लिए एहतराम वाले हैं वो, और फिर उनके साथ जो गुज़श्ता रोज एक वाकया पेश आया है वो आना भी नहीं चाहिए था। एक चीफ जस्टिस, एक मुल्क का सरबरा जो कि इंसाफ के पैमाने पर अगर कोई बड़ी अदालत है तो उसका जज है, और उसके साथ ये सब कुछ किया है। मैं पहले चाहूंगी कि हम मुजम्मती करारदाद तो नहीं लेकिन मुजम्मत करें इस वाकये की। फिजा होना तो और भी बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हो रहा है और ये वाकई अलार्मिंग है हमारे लिए। जो टॉलरेंस सोसाइटी से खत्म हो रही है जितनी तेजी से, और जो अनार्की की एक सूरत हाल बन रही है, जो डिप्रेशन में यूथ खास कर जा रही है और जो सिचुएशन पैदा हो रही है, और खासकर फ्यूचर की जो होप है वो खत्म हो रही है। और ऐसे लग रहा है कि जो नौजवान नस्ल है वो एक बंद गली में जा रही है और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अच्छा, ये और राहत साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सोल्यूशन वाली बात नहीं है। जो डिप्रेशन में हम आ गए हैं, मुझे लगता है कि हमारी तरबियत में कुछ कमी है। मैं तो फिर कहूंगा कि जी कुछ जो लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, और यूथ को जो डायरेक्शन देनी चाहिए थी वो डायरेक्शन उस तरह से नहीं मिल रही। और जब मैं कहता हूं कि सोसाइटी के अंदर से बर्दाश्त खत्म हो गई है, टॉलरेंस खत्म हो गई है, तो उसका ये कहने को एक लफ्ज है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। 77 साल की जुल्म ज्यादती की कहानी है, और उस पे जाके अब जाके हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब की फैमिली के साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ, ये बहुत ही काबिल मजम्मत है, गलत है जी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई हुई है। उस पे इमरान रियाज एक जर्नलिस्ट है, उसने अपना एक पोजीशन ली है, सदीक जान ने अपनी पोजीशन ली है, बेकरी के जो मालकान है उनकी अपनी पोजीशन है। पूरे सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जी 2 करोड़ की सेल होगी, 4 करोड़ की सेल होगी। अच्छा, अब डोनट का नाम उस पर रखा जा रहा है। तो ये एक जैसे होता है ना जी, हमारा माशरा उसके अंदर ना बिल्कुल टॉलरेंस भी खत्म हो गई है और थोड़ा सा संजीदगी का जो पहलू है वो भी खत्म हो रहा है। तो ये तो बिलाशुबा इस पे कोई भी एक ज़ईश और शख्स जो है इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। जहां तक अदालती इशू है जिस पे आपने बात की, और चीफ साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब का रवैया ठीक नहीं था जी। और साथ साथ शिकवा और जवाब शिकवा भी हुआ, और उसने खत लिखा। खत लिखने का वैसे तो रिवाज अब खत्म हो गया हुआ है। खत के बाद फैक्स पे मामला चला गया, फिर ईमेल पे चला गया, व्हाट्सएप पे मामले चलते हैं सारे। व्हाट्सएप पे बेंच भी बनते हैं, व्हाट्सएप पे फैसले भी होते हैं, और व्हाट्सएप के बाद फैसले महफूज भी हो जाते हैं, खबरें भी आती हैं और फैसले भी महफूज हो जाते हैं। और इस मुल्क के अंदर अगर कोई चीज महफूज है जेन्युइन तो फैसला ही महफूज है, बाकी कोई शय महफूज नहीं। खैर, और जिनके लिए फैसले हैं उनसे ज्यादा गैर महफूज ही कोई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इजलास पे इजलास 6, 7, 8 इजलास कर डाले। देखिए, जाहिर है राजा साहब बड़ी मेहनत करते हैं सुबह शाम, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस पे क्या हुआ? अच्छा, मीटिंग्स के अंदर भी जो मेंबर थे वो तकसीम हो गए, और फिर जाहिर है वो कहां जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाकर पूछेंगे जी थानू दसो इसका हल की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करती है।
وہ تشریح کرتی ہے کسی بھی آئینی معاملے کی تو نہ تشریح کرتے کروانے نہ کے وہ لیے پی ٹی آئی کا نہ وہ بلے کا نشان لیتے، نہ ان کے انٹرا پارٹی اچھا، الیکشن وہ پر آبجیکشن کرتے، نہ ان سے آزاد حیثیت پہ یہ سارے لڑتے، سارا کچھ کیا کس نے؟ اس پہ بھی فضا بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں پی ٹی اے بھی کورٹ میں چلی گئی اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف گئی ہے، راجہ صاحب وضاحت کروانے گئے ہیں، گورنمنٹ الگ سے وہاں سپریم کورٹ پہ جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ مختلف ادارے، بلکہ پارلیمنٹ کو میں کہوں گا کہ اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ اپنے گھر دھونے کی بجائے وہ سپریم کورٹ کے جا کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اطلاع کے اندر دھونے کی کوشش کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گندے چھینٹے پھر ججز کے اوپر پڑتے ہیں، پھر ججز کو برا بلا کہا جاتا ہے، پھر ججز تقسیم ہوتے ہیں. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ججز تقسیم کیوں ہوتے ہیں، سیاستدان تقسیم کیوں ہوتے ہیں. میرے بھائی ابھی اس کے بعد بڑے غصے سے کہیں گے کہ ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ننھے منھے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کہ وہ کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی کہانی ہے کہ جو لوگ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں. ججز کے اندر بری طرح سے تقسیم ہے، الیکشن کمیشن کے اندر ایک کرائسس کی صورتحال ہے، سپریم کورٹ کے اندر سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شفافیت کے علاوہ اور احتساب کے علاوہ کبھی کچھ کیا نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب کتنی شفافیت اور کتنا احتساب ہے، اسی وجہ سے تو تقسیم کا شکار ہے. ان پر بات کرنے سے پہلے جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ وہ کرتے ہوئے، اچھا یہ ہمارے کرکٹرز کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، ہماری خواتین مریم اورنگزیب کو مدینے میں ایسا ہوا، یہ روایت بڑی غلط ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ باہر ہوتا رہا. یعنی یہ بہت غلط روایت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر سے برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. عمر کوٹ کا واقعہ دیکھ لیں جس میں ڈاکٹر کو پولیس والے نے مار دیا. تو میرا خیال ہے جس معاشرے میں سے انصاف پہ یقین ختم ہو جائے نا تو وہ جنگل بن جاتا ہے، اور انصاف پہ یقین قائم رکھنا جوڈیشری کی ذمہ داری ہے. چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی کا یہ یقین بنائے رکھیں کہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں. جن معاشروں میں سے انصاف پہ سے یقین ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ اخلاقیات بھی بدل جاتی ہے. میں بہرحال اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل کیا میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ آپ نے ایک برائی کو مزید آگے پھیلایا، ایک غلط بات کو پھیلایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آ جائیے، اب جو ابھی ذوالفقار راحت نے بھی کہا کہ جی خط کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ منیب صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. جی تو ویسے تو غالب نے کہا تھا کہ قاصد کے آتے آتے ایک خط اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے پتا سی کہ انہوں نے کی کہنا ہے. لیکن اب اگر مجھ سے جسٹس منصور صاحب رابطہ کریں تو میں تو انہیں کہوں کہ ان سے پوچھیں کہ جب چیف جسٹس بریال صاحب تھے تو آپ نے 4 خط کس چکر میں انہیں لکھے تھے، اور جب چیف جسٹس بریال صاحب تھے تو آپ نے ان کے لگائے ہوئے بینچوں میں بیٹھنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب چیف جسٹس بریال صاحب تھے تو آپ ان کے خلاف باتیں کیوں کرتے تھے؟ یہاں تک بھی اطلاعات تھی کہ ایک دفعہ تو کوئی لڑائی شڑائی بھی ہو گئی تھی، گملہ شملہ بھی مار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اور ظاہر ہے جو آپ کا کتاب لکھتے ہیں، اسکرپٹ لکھتے ہیں، وہ آگے جا کے آپ کو بھی اس پہ ایکٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو یہ اتنے معصومانہ سوال کر رہے ہیں ان سے کہ جی وہ یہ سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب، میں سمپل ان سے قاضی صاحب سے، میں تو میری کیا اوقات چیپیدی شوربہ، میں کیا پوچھوں. لیکن یہ مجھے بتائیں قاضی صاحب کہ قاضی صاحب یہ ججز برادرز کے اندر جتنی بھی لڑائی ہے آپ اسے مارکیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں تاثر آگے پھیلا رہے ہیں کہ ججز میں تقسیم ہے؟ وہ جسٹس منصور صاحب نے بھی تو خط لکھا نا، ان کا بھی تو خط پبلک ہوا. میری بات سن لینا. اس کے بعد انہوں نے خط کے جواب میں لکھا. اس سے پہلے کی بہت کچھ ہو چکا ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے نا. جسٹس منصور نے تو خط بعد میں لکھا، اس سے پہلے آپ نے جسٹس منیب کو نکال دیا. آپ نے نکالا نا، پھر خط لکھا گیا. قاضی صاحب کا رپورٹرز کے ساتھ بھی مکالمہ ہو رہا ہے، ڈالرز کے ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، اور قاضی صاحب کے ہاتھ سے معاملہ بہت سارا آگے جا چکا ہے. میرا نہیں خیال کہ قاضی صاحب آپ اس کے اوپر کوئی کارپیٹ یا کوئی کپڑا ڈال سکتے ہیں. چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں، لڑائی بہت پھیل گئی ہے، اور لڑائی بڑی شدت اختیار کر گئی. لیکن پولیٹیکل پارٹیز بولنے کا بھی تو شوق ہے نا. اب پولیٹیکل پارٹیز آ گئی ہیں ریسکیو کرنے کے لیے اپنے چیف کو.
यही तो मैंने कल रोना रोया था कि जब मेरा चीफ और तेरा चीफ और किस तरह बनेगा और उस पे वसाइल भी इस्तेमाल हूँ, उस पे असर रसूख अच्छा, एक बात जब आप कह रहे हैं कि अब पार्टीज आ गई है, तेरा चीफ मेरा चीफ, अपने अपने चीफ को डिफेंड करने के लिए, अब जब आईनी अदालत बनेगी और उसमें लगाए गए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो क्या उसके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे? कल जो मैंने बात की थी ना अस्मा नवाब वाली, वो मैंने इसलिए बात की थी कि इसलिए आईनी अदालत शायद इस मुल्क के अंदर जरूरी है कि आईनी अदालत में केस चलने होते हैं सारा दिन, और उन केसों में हमने कभी प्राइम मिनिस्टर को फारग करना होता है, कभी चेयरमैन सेनेट को फारग करना होता है, कभी सिफारशी प्रोग्राम होता है, कभी व्हाट्सएप होता है, चीजें इस तरह चल रही होती हैं। तो उस पे सारे पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम हैंग अप हुआ होता है। तो आप अपना शौक भी पूरा करते रहें, एक अलग आप मामला खोल लें और वहां पे 2-3 जजेस होंगे, वो आईना खेलते रहेंगे, और बाकी जो अवाम के इश्यूज है, अस्मा नवाब जैसी जो खवातीन है, जो 20-20 साल तक जिनकी पिटीशनें पेंडिंग रहती हैं, वो कम से कम जो बाकी जजेस हैं उस पर कम से कम फोकस कर सकेंगे। और जो बाल टू बाल कमेंट्री का कल्चर इफ्तिखार चौधरी साहब देंगे हमें कि कोर्ट के अंदर केस चलेगा और बाल टू बाल कमेंट्री होगी। उस दिन पता ही क्या होता था, इफ्तिखार चौधरी साहब डिसाइड करते थे कि आज 24 घंटे के लिए आईजी क्या करेगा, चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, यानी वो टिकर एक चलता था सुबह 9 बजे, अगले 24 घंटे की सारी फील्डिंग कोर्ट के अंदर से लगती थी। और इफ्तिखार चौधरी साहब जितनी देर रहे, जिस तरह उन्होंने 100 मोटर्स लिए, जितने भी वो सारी कहजानी कैफियत पैदा कर देते थे। और आईजी का 365 दिन होते हैं जी। मुझे एक आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब मिले पंजाब के, वो कहते हैं 365 दिन में 200 पता नहीं कितने चक्कर हमारे इस्लामाबाद के लग गए। ये तो कुछ भी नहीं है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अदालत में जाता है, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर अदालत में जा रहा है, वो मुल्जिम से आदमी के तौर पे वो मुल्जिम से मुजरिम भी बना है, मुजरिम के बाद उसको सजा भी मिली है, सजा के बाद वो वापस बगैर प्राइम मिनिस्टर मिनट के अंदर ये सब कुछ हो गया। इस किस्म के भी तो फैसले थे। उनको जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को सियासी कंधा किसने दिया था? जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत में काला कोट पहन के कौन गया था एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? कौन गया था? वैसे जैकेट तो बता रही है, मैं वही कह रही हूँ, आपका भी मुस्लिम लीग की किस्म का लिबास है आज। लिबास और आपके अल्फाज दोनों अलग सिमत में नहीं, जैकेट पे आप एतराज कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी मियां साहब जैसी जैकेट है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे एक ऐसा दुआना समझें जो ऊपर से ग्रीन है और अंदर से खोलेंगे तो लाल ही लाल है, जिन्हों पर नो ही लाल है, ठीक है ना? आज तो वैसे लिबास जा रहा है माल्टोन की तरफ और आप जा रहे हैं बनी गाला। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका लिबास बनी गाला की तरफ जा रहा है और आपका रुख जो है वो मॉडल टाउन की तरफ है ना। मेरा एंगल ये है, आज हमने जरा थोड़ी सी तब्दीली की है। लेकिन एक बात मुझे बताएं फिजा जी, इंसान की जिंदगी 70, 80, 90 इतने साल है ना जी, ठीक है। इंसान की प्रोफेशनल जिंदगी कितने साल? चले आप एक्सटेंशन ले लें, 3 साल और हो जाएगी, और एक्सटेंशन ले लें 2 साल और हो जाएगी, फिर रिटायर नहीं होना आपने। इंसान की इज्जत की भी कोई मियाद है कि नहीं है? इंसान की अपनी डिग्निटी की भी कोई मियाद है कि नहीं है? इंसान के अपने जमीर की भी कोई मियाद है कि नहीं है? कभी आप जब सुबह उठ के शीशा देखते होंगे तो कोई अंदर से आपको नहीं कहता होगा कि यार ये क्या चिवले मार रहे हो यार आप मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, आज जो चीजें आप कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते बंद नहीं किए काजी साहब ने इलेक्शन में बल्ला छीन के? क्या आपने ट्रिब्यूनल, आप कहते हैं वोट दी कोई गल ही नहीं कि 45-47 फार्म केड़े होंगे ने? आप क्या कर रहे हैं? आप कोई किसी एक सियासी जमात के कोई तर्जुमान है? आप 24 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई से तनख्वाह ले रहे हैं। आप 24 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई से ये सारी चीजें जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। आप कैसे किसी एक तरफ की बात कर सकते? आप काजी हैं, वो मजाक नहीं है, ठीक है ना? कि आप जो आप अपने और किसी यार मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी, काजी उल कज़ा, आप इतने खड़े हो गए कहां जाके हैं? और मैं वो बेकरी वाले लड़के को तो सुने रात ही गिरफ्तार कर लिया था और पता नहीं क्या क्या उसके साथ अब तक हो चुकी होगी, ठीक है ना? लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी इज्जत को कभी भी दाव पे नहीं लगने दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन राना साहब
جو جج فیصلہ دیتا ہے نا وہ ہمیشہ کسی کو قبول ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے. تو جو جس کو قبولیت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس سے بیسٹ جج ہی کوئی نہیں. ایک چیز اور آپ بول لیجیے. لیکن جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو آپ اپوز اس طرح سے نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ اور جج ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد کسی شخص کو لکھ پڑھ کر یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی انسان کو سزائے موت بھی دے سکتے ہیں. یعنی اللہ کے بعد موت کا اختیار کسی کو دیا گیا تو وہ جج ہے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی, اتنی بڑی ذمہ داری, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک انسانیت کا قتل, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. جیسے ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جس کو لکھ پڑھ کے جبر کا اختیار دیا جاتا ہے, تو ریاست کو بھی پھر کہا جاتا ہے نا کہ ماں کے جیسا بہیو کرنا چاہیے. پر آئیڈیالوجی کے حوالے سے تو ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں آئیڈیلسٹک, لیکن جو فیکٹس ہیں آن گراؤنڈ اس پہ صرف قاضی صاحب نہیں. میں پھر رات جو میں نے بات کی تھی, ہر دور کے اندر نا جی ہر قاضی نے اسی طرح کی انکروچمنٹس کی ہیں. کمپرومائز نہیں ہوتا. کی بات کر لیں, اگر آپ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے بند ہونا چاہیے. ایک قتل کا جواب قتل نہیں ہوتا کہ جی پیچھے والے نے انج کیتا تو میں بھی انج کروں گا, پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ بند ہونا چاہیے. دوسری چیز میری سن لیں, جتنا کچھ ہو چکا ہے نا, قاضی صاحب کو ویسے ہی چاہیے تھا اعلان کر دیتے کہ میں نے نہیں ایکسٹینشن لے لی. کیوں خاموش ہیں آپ بھائی؟ اتنا وہ ہو گیا. اتنا کیا, یہ جو کل رات کو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہی ان کو ریزائن کرنا ہے. آپ کی پارلیمنٹ اگر دے رہی ہے, بچوں والی بات سنیں, اور لیجسلیٹر دے رہے ہیں, قانون سازی کے ذریعے دے رہے ہیں, کوئی زبردستی چھین کے کسی کو قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھ رہے. پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ہے تو لطیفہ ذرا تھوڑا سا ایسے ہی کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی, تو ان کا کہ تو یار اتنے کم ذات والوں کے ساتھ بھاگ گئی, انہوں نے کیا منتا ہی بڑی کی تھی اصل میں. ٹھیک ہے, کہ یہ کوئی جواب ہے کہ جو لیجسلیشن کر رہے ہیں تو وہ پارلیمنٹ, او بھائی پارلیمنٹ لیجسلیشن کر رہی ہے اور آپ کو تاحیات چیف جسٹس بنا دے تو آپ کہیں گے کیونکہ انہوں نے کر دیے تو میں مان لوں گا. آپ کا اپنا کوئی پارلیمنٹ کیوں کر رہی ہے؟ میں پارلیمنٹ میں بات ہی نہیں کر رہا, میرا پارلیمنٹ میں تو چیف جسٹس سے بات کر رہا ہوں, جس کو میں نے رکھا یہاں پہ اس لیے ہے کہ وہ انصاف کرے. میں نے چیف جسٹس کو رکھا اس لیے ہے کہ وہ اس ملک کے اندر آئین کی حفاظت کرے. ایک منٹ سن لیں. اور یہ جو اپنے آپ کو بڑے سیاستدان بنتے ہیں, آئین آئین آئین, کل وہ بلاول بھٹو بھی بڑا آئین 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 کر رہا تھا. ٹھیک ہے, نانا نے آئین بنایا, تو آئین توڑ رہا ہے. تم آئین کو بھیڑا کر حشر نشر کرنے کے اوپر تیار ہو. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بھٹو صاحب وہاں پہ عالم اربا میں جنت کے اندر کس تکلیف میں ہو گئے کہ یار جس کے لیے میں نے جان کی قربانی دی, آج میرا نواسا جڑا گیا وہی انہوں آئین میں بیڑا کر کا ملک ہے. مجھے گزرا رہا تھا جو آپ نے سوال اٹھایا نا, جو آپ نے سوال اٹھایا اس کا جواب دیجیے گا. یہ 24 کروڑ ملک پاکستانی کا ملک ہے, یہ بلاول بھٹو کا ملک نہیں ہے اکیلے کا. میں یہی تو یہ مریم کا اکیلے کا ملک نہیں ہے, یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے. لیکن آپ نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا ہے, پھر میں پارلیمنٹ بند کر دو. اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے 5 منٹ میں ساری قانون سازی ہو جاتی. کیوں نہیں قانون سازی کرتے آج تک کہ بھائی کوئی بجلی کا استعمال نہیں کرے گا پارلیمنٹیرین, پیسے دے گا. کیوں نہیں استعمال کہتے کہ کوئی بجلی آج تک جو ہے وہ دوائیں مفت نہیں لے گا. کیوں نہیں کرتے آپ؟ عوام بھوکی مر رہی ہے. میرے گھر میں روٹی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آنے تک جو فی لیٹر آپ کا, فی کلومیٹر آپ کو پیسے ملتے ہیں, اس کو بھی کوئی نہیں چھوڑتا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سستا کھانا کہاں ہے؟ کیفیٹیریا پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, چنگے تسی ساڈے او ہے گے بھائی کی کہندے نے خادمے آلہ, آپ اس کا بیٹھ کے رولا پائی جا رہے ہو, کھائی جا رہے ہو. اس کا مطلب فضا یہ ہے کہ میرا سوال سن لیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آپ نے بولا کہ پارلیمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے, وہ یہی بات تو کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کیوں ایکسٹینشن دے رہی ہے. قاضی صاحب کوئی اپنی خال بچانی ہے بس. قاضی صاحب سے پہلے کتنے ججز آئے, اپنی خال بچانی. کیوں نہیں ایکسٹینشن دے رہی؟ ہمارا آخری پروگرام ہے. پیر میں بھی آئیں گے یار. نہیں, وہ پیر کا آج آخری پروگرام ہے. جی, میں کل اسلام آباد جاتا ہوں, میں جا کے ہاتھ جوڑ کے پارلیمنٹیرین سے پوچھتا ہوں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ رانا صاحب کی خواہش ہے کہ جو رانا صاحب کہیں وہ کریں. اب مصیبت یہ ہے, سنیں, مصیبت یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی ووٹ لے کے آئے ہیں, ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں, ہماری بھی کچھ پرائرٹی. ٹھیک ہے نا. تو اب میں اگر کہوں کہ آپ میری اس مرضی کے مطابق کیوں نہیں کر رہے, میرا ایک جملہ لیجئے گا بریک سے پہلے. نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے, اس میں ہر خیال کے لوگ ہیں,
आप फिर वही बात मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने इलेक्शन कमीशन की बात करनी थी, लेकिन आप दोनों मेरी ये ख्वाहिश है तो पार्लियामेंट को ऐसे करना चाहिए, ठीक है, काजी को ऐसे करना आपकी बात चाहिए। मान ली मैंने, सुन लेना मेरी बात। बताएं। क्या 24 करोड़ लोगों के बिहाफ पे जो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर की बिजली फ्री कर दो, या 24 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बच्चों को बाहर भेज दो? नहीं, आपको मैं क्या कह रहा हूं, लोगों ने वोट देके सर सुन लेना, मेरी बात सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि 24 करोड़ लोगों ने तुम्हें इस उम्मीद से भेजा था कि तुम उनके हकूक की निगरानी करोगे, इसलिए नहीं भेजा था कि कदे फॉर्म 47 थले बढ़ जाओगे, कदे तुसी कोई अमेंडमेंट ले आओगे कि किसी तरह हम कायम रहे। हमने सीटें नहीं देनी जिनकी हैं, ताकि हमारी जो चौधराहट जो है वो कायम रहे। मैंने इसलिए भेजा था तुम्हें, इसलिए भेजा था कि तुम मेरी गुर्बत पे बात करो। हुकूमत को तो मान गए, लेकिन मेरा आप दोनों से यही सवाल है, और उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है, कि जब यूथ को दोनों जानिब से इतना टारगेट किया जाता है कि यूथ इस कौम का मुस्तकबिल है, तो फिर यूथ से क्यों नहीं पूछा जाता क्या सोशल मीडिया को अगर आप टिकटॉक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए है, क्या एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो एक ओपन पोल नहीं करवा सकते? एक ऑडियंस से आप पूछ नहीं सकते कि अवाम क्या चाहती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अवाम क्या चाहती है। अवाम के अगर आपको कुछ जरा सी भी परवाह है तो फिर तो बहुत आसान है अवाम से पूछना कि वो क्या चाहती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है, इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क में मौजूद है, IMF के वफ्द से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। आप इमेजिन करें, कर्ज मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये वो गैरतमंद कौम है कि जब कोई दो दोस्त भी आपस में उधार में कोई कर्ज मांग लेते हैं, कोई पैसे मांग लेते हैं, तो शर्म के मारे आप अपने दोस्त से नजरें नहीं मिला पाते जब तक कि उसका उधार ना उतार दे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इस गैरतमंद कौम के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कर्ज मिलने पर। राहत साहब, जो अदालती लड़ाई है वो तो अपनी जगह जारी है। अच्छा, अगर कर्ज मिलने के बाद हमें क्या फायदे हैं? हमारी महंगाई कम होगी, गैस की कीमतें कम होगी, IMF की शराइत मैंने पढ़ी है, मैं चाहूंगी उसको भी हाईलाइट करें। उन्होंने तो हर किस्म की सब्सिडी बंद कर दी। जरूरतमंद होता है ना, वो गैरतमंद नहीं हो सकता, बगैरत होता है। नहीं, ये लफ्ज आप सख्त कह गई है, मैंने कुछ और बात कही है। मैं ये कहता हूँ जो जरूरतमंद होता है वो गैरत की बातें नहीं कर सकता। आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है थ्रू आउट, खर्चा के महाज के ऊपर, हर लेवल के ऊपर, क्योंकि आप जरूरतमंद होते हैं। आपके हाथ में, एक हाथ में कासा होता है, दूसरे हाथ में आप बड़ी गैरतमंदी की बातें कर रहे होते हैं, तो वो चीजें मैच नहीं करती। अच्छा, जो बात आपने कही, वैसे ये तो कौम इसी तरह की सोच होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कौम बन कब सकी है। हम तो एक हजूम है, हजूम कभी इधर को चला जाता है, डायरेक्शन लेस भी है, लीडर लेस भी है। और मेरी इस बात पे बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी चढ़ेगा कि असली एडे बड़े लीडर हैं, तो लीडरलेस कह रहे हैं, लेकिन है। अब सवाल ये है कि जो बात आप कर रही है, इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर जो अफवाहें चल रही हैं, मैं आपको खबर दे देता हूँ। जी बताएं। वहां पे अफवाह ये चल रही है कि ये तरमीम का जो पैकेज आना है, इसके बाद निजाम फारग और नया टेक्नोक्रेट का सेटअप आ जाएगा। नून लीग का दूसरे एक कुछ सहबान है जो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि जी या मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे या बिलावल साहब आ जाएंगे और वो लीड करेंगे उसके बाद। अच्छा, साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये IMF का आखिरी पैकेज है। हाँ तो ठीक कह रहे ने ना, उन्होंने लिए आखिरी पैकेज है, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौका नहीं मिलना। भाईजान हर गल नेगेटिव ना लिया करो। वो आखिरी पैकेज इस सेंस में कह रहे हैं कि इसके बाद हम कर्ज नहीं लेंगे। भाई वो होंगे तो लेंगे ना, वो होंगे तो लेंगे ना। आप कह रहे हो कि वो कर्ज नहीं लेंगे बल्कि पाकिस्तान कर्ज देगा, उनको देगा। राहत साहब, हम कर्ज किनको देंगे? उन्होंने इसका तरीका भी बताया। उन्होंने कहा है कि जब हम मेहनत करेंगे और मुसलसल मेहनत करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे, तो ये जो किस्त है 7 अरब डॉलर की, ये आखिरी किस्त साबित हो सकती है। आपको पता है कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि बाय बाय कह देंगे, मुशर्रफ साहब ने कहा था बाय बाय कह देंगे, शौकत अजीज साहब भी ये क्रेडिट लेके आए। फिर वजारत खजाना के कई वजीर खजाना जो बाहर से इंपोर्ट हुए, हर एक ने कहा कि जी IMF को बाय बाय। अच्छा, लेकिन फिर क्या होता है कि उनकी पहली शर्त होती है कि साडा ए वजीर खजाना लगाओ, फिर साढ़े नाल गल करो, और वो किसी मेड इन पाकिस्तानी वजीर खजाना के साथ बात ही नहीं करते। असद उमर साहब गए थे, जिसको बड़ा ट्रेन करके मेड इन पाकिस्तान करते करते
पाकिस्तान जिंदाबाद करते दुबई गए, वहां पे एक मीटिंग हुई, जो है दुबई में IMF के बंदे हैं, दुबई में IMF की मीटिंग, वो तो है ही नहीं ना, वो कब वजीर खजाना है, पहले नहीं थे, पहले थे ना, तो फारिग हो गए ना, वो अपना ले आए ना, IMF ले आई अपना। अच्छा, असद उमर साहब वहां बैठे मीटिंग में, तो इन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, उन्होंने कहा भाईजान तुसी जाओ वापस, और 2 चॉइस दी गई। बानी PTI को कहा गया कि ये 2 बंदे, इनमें से एक वजीर खजाना बनाओ तो साढ़े गल करो, वरना इनसे बात नहीं हो सकती। वापस भेज दिया दुबई से, बात नहीं करनी। सर अब सिचुएशन ये है, इस लेवल पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इस लेवल पे आप नीचे लगे हुए हैं, इस लेवल पे आप जरूरतमंद है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जरूरतमंद जो होता है वो गैरतमंद इसलिए नहीं हो सकता, नहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बताइए जी, आपको क्या लगता है कि हम पैकेज आखिरी है वैसे? मैं कल इस पैकेज के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या पॉजिटिव चेंजेस अभी मैं आ रहा था तो ये रास्ते में ही ना एक घर के बाहर ढोल वाले ढोल बजा रहे थे, लोग भंगड़े डाल रहे थे, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बैनर पे लिखा हुआ था कि हमारे अब्बू को कर्ज मिल गया है, तो इस पे हम भंगड़े डाल रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार को तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कर्ज ले रहे हो भंगड़े डाल रहे हो, कहते जी साडा प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, कितनी शर्म की बात है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं कर्ज मिल गया। वैसे तुसी भूल कड़े है, ये सही गल इस तरह ही है, जेन्युइन है जी, या अपने को कड़े तुसी? यार बात ये है कि आप इतनी बातें कर रहे हो, तो मैंने कभी उनकी तहकीक नहीं की। वाकया सुनाया ना यकीन करो मैंने कभी तहकीक नहीं की, मैं हर बात पे यकीन कर लेता हूँ कि वो झूठ बोल रहा था, यकीन कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। ठीक है, तो मैं एतबार करता हूँ आप पे। अच्छा अब आ जाए इस पे, मैंने शायद गुलाम हुसैन साहब का अफसाना है, उन गुलाम हुसैन सिंगर ना समझ लेना, गुलाम हुसैन साहब का एक अफसाना है, उसमें ये होता है कि वो उनके घर में फौतगी हो जाती है किसी गरीब के घर, तो लोग इजरा है हमदर्दी उनके घर रात को खाना भेज देते हैं, तो वो बच्चे पहली दफा पेट भर के खाना खाते हैं। तो रात को बेटी अपने बाप से कहती है कि अब्बा अब हमारे घर में कब कोई और मरेगा तो हम पेट भर के खाना खाएंगे। ठीक है, अब हम इस तरह यार खाने खाएंगे, पेट भरेंगे यार, हम इस तरह से फख्र करेंगे कि IMF ने हमें कर्जा दिया, हम गिरवी हो गए। इस बार जो बजट पेश किया गया वो हमने नहीं बनाया, हमने नहीं लिखा। नॉन फाइलर, अब सुने बारीक बात, नॉन फाइलर पाकिस्तान से बाहर अब ट्रेवल नहीं कर सकता। नॉन फाइलर कौन है? वो बेचारे जो दुबई में छोटे छोटे काम करते हैं, मजदूरियां करते हैं, वो जो बेचारे पाकिस्तान से बाहर जाके छोटे छोटे काम करके कमाते हैं, ठीक है ना, मजदूर तबका। आपने उनके रास्ते बंद कर दिए, यानी आप कहते हैं इधर रखेंगे, मारेंगे तुम्हें, तुम्हारा साह निकाल देंगे हम, तुम्हें जीने नहीं देंगे हम, ठीक है ना। और बात दुरुस्त है वैसे कि एक कंपनी है अकाउंटिंग कंपनी, उसका नाम दिया गया कि ये बजट बनाएगी, और उसने बनाया और बना के दे दिया, और जाके वज़ीर ख़ज़ाना ने पढ़ दिया। ये काफी देर पहले से हम तकल्लुफ नहीं करते बनाने का, बना बनाई आ जाता है। इतना दिमाग कौन? अच्छा, 2-3 चीजें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 रिटायरमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में होनी है, पता नहीं अब एक्सटेंशन है। एक तो खैर चले गए, 30 सितंबर है, DGI है, उसका तो नए आ गए, वो चार्ज संभाल लेंगे, DGISI। 25 अक्टूबर है काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट है, 20 जनवरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और दूसरी तरफ 10 से 20 साल इक़्तिदार को तूल देने की ख्वाहिश भी मौजूद है। ठीक हो अभी जो मैंने बात की थी, और ये भी एक खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि बानी PTI को एक दफा फिर ये पेशकश की गई है। रऊफ हसन वाला क्या स्टोरी हुई, क्या वजह है? मैं उस पर आ रहा हूँ। फिर पेशकश की गई है कि आप बाहर चले जाएं और सुकून करें और यहाँ पे निजाम हुकूमत चलने दें। रऊफ हसन वाली बात सुन लें जी। एक तो अली अमीन गंडापुर को उसकी सरजनिश की है बानी PTI ने मुलाकात में, उनको कहा कि आप संजानी में भी लेट पहुंचे, लाहौर में भी लेट पहुंचे, क्या वजह? भाईजान चक्कर की है, तानू की ऐसी फ्रंट तो लीड करना है और टाइमली पहुंचना है, और गवर्नमेंट जाती है जाए, गवर्नर लगता है लगे, आपने फ्रंट से लीड करना है। आप लेट क्यों पहुंचे? और उस पर वो वजाहतें देते रहे कि मैं रस्ते में रुक गया, रेड बुल पीने लग गया, बोतल पीने लग गया, पानी पीने लग गया, आगे गाड़ियां आ गई, फिर मैंने शीशा तोड़ा, फिर ये किया होगा। तो उन्होंने बहरहाल कोई उनकी वजाहत नहीं मानी। ठीक। दूसरी चीज, रऊफ हसन फवाद हसन फवाद का भाई है। फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ साहब के, उनके सगे भाई हैं, लेकिन ये PTI के साथ चल रहे हैं। PTI के कहा जाता है ये पेड सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। अब उन्होंने खुसरो से भी मार खाई, आपको पता है, खुसरे तो उसकी गर्दन ही काट देने लगे, तो बड़ी मुश्किल बचा। और उसके बाद अब वजह क्या बनी फरागत की कि एक जर्नलिस्ट सवाल करता है बानी PTI से, उसको कहता है कि जी रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ
मुज़ाकरात हमने करने हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा जी मैंने उसको कब कहा जी करने हैं, वो तो महीने का मुझे, मैंने तो अली मीन गंडापुर को भी कह दिया, सबको कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं खत्म और बंद। तो वो कैसे कह रहा है? अच्छा, एक तरफ उस बेचारे को इस बात पे इतनी सजा दी गई है, जो बेचारा एंटी स्टैब्लिशमेंट खड़ा है और महीने का मिला नहीं और उसकी मुलाकात भी नहीं हो रही। दूसरी तरफ गलत नैरेटिव दे रहे थे। दूसरी तरफ देखिए ना, ये बानी पीटीए का कमाल है कि नैरेटिव बनाना और उसको सेल करना, ये इसमें महारत है। 28 सितंबर का जलसा जो पिंडी में था वो कैंसिल कर दिया है और लोग कह रहे हैं कि जी गुफ्तगू फिर शुरू हो गई है, राब्ते फिर शुरू हो गए हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो ऑफर की कह रहे हैं ना, ये तो उसको हर टाइम मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं करूंगा, कोई गुफ्तगू नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो मर जाएगा, वो डील नहीं करेगा। अगर डील करनी होती तो वो कब का डील कर चुका होता। वो तो टकरा रहा है। जब ये तासुर बनता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती है, वो कोई ऐसा बयान ठोक देता है जिससे ये तासुर ही तबाह हो जाता है। ये रऊफ हसन को जो हटाया है, किस बात पे हटाया कि रऊफ हसन साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ली कि जी बातचीत तो इस्टेब्लिशमेंट से होनी चाहिए, उन्होंने चुप चुप ओम मारा, बात नहीं होगी। ठीक है। और ये रऊफ हसन जैसे जो लोग होते हैं जो पेड हैं, रऊफ, मैं तो हैरान मानते हैं वो पेड है। हाँ 7.5 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने और वो तरदीद करता है। इतने टाइम पे, मेरी बात सुने, वो बात ठीक है, इतने टाइम वो उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं, तो क्या बानी पीटीआई को यही नहीं पता कि नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? पीटीआई उन्हें पैसे देती थी सर्विसेज के, नहीं रखा हुआ था। जैसे हमारे बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है ना, तनख्वाह भी कहीं से और से, बातें कहीं और से कर रहे होते हैं। इसी तरह रऊफ हसन भी एक करैक्टर है। रऊफ हसन साहब, आपको पता है, जब माजी के अंदर एजेंसियों के पैसे लेके भाग गए थे। कौन सी एजेंसी हो गई? वो वाली एजेंसियां नहीं, वो वाली एजेंसियां नहीं, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसियां जो थी, उनके पैसे, हैरान हो गया, कौन सी एजेंसियों के पैसे लेके भाग। एक न्यूज एजेंसी भी होती है। नहीं, मैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, एक अखबारों की एजेंसी। हाफ न्यूज इज मोर किलिंग। पूरी खबर दे आप, ऐसे ना करें। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बात पहले पूरी सुन लिया करें, फिर किया करें, ठीक है ना। अच्छा, रऊफ हसन जैसे जो लोग होते हैं ना, ये वो होते हैं जो कश्ती के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि खुसरो से जो मार पड़ी, वो उसने भी उन्हें स्ट्रेंथन किया कि वो हीरो बने, ठीक है ना। और वो कहा कि यार इन्होंने खुसरिया तो मार पैगी, और भाई खुसरो से मार पड़नी थी कि उनका तो खुसरों का जो मुक्का था वो इसके मेरे 2 मुक्कों के बराबर एक था, ठीक है। उन्होंने जो खुसरो से मार खाने पे अगर हीरो बनते हैं तो मैं 2 खुसरे में करा बंदोबस्त। नहीं होता भी मैं दसना तुम, अगर खुसरे हो तो, ठीक है ना। बात यह कि मैंने पहली जिंदगी के खुसरे देखे जिन्होंने सैंडल की जगह पे मोटी हील वाले जूते पहने हुए थे, ठीक है। अच्छा, फिर उनका मेकअप इतना ज्यादा था, पहले मैं समझा कि प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही होते हैं। अब ये सुने ना, रऊफ हसन साहब जो है, इन्होंने वो फैंटी खा के हीरो बन गए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो अंदर खाते एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेमें की हैं, कि जो इंफॉर्मेशन लीक की है, मैं आपको बता नहीं सकता। मार खाने के बाद मार केड़ी पे से एक बुलेट हल्का, जब वो इतने कमजोर है, वो हल्का गर्दन कट सकती थी। क्या बात कर रहे हैं? मेरे एक दोस्त है, वो खुसरो से मार वहां पे गांव में, वाली बात, गांव में नाई से शेव करा रहा था, तो नाई ने शेव करते हुए कहा कि पाइन तुसी लाल शर्ट पाई है, उन्हें करने के अंदर फिर तुम्हारी गर्दन कटी गई है। तो किसी के पास खून ही थोड़ा हो तो वो हो जाता है लाल। लेकिन रऊफ हसन जैसे लोग, होम्योपैथिक लोग, पीटीआई को नहीं चला सकते, पार नहीं चुक सकते, ये बात याद रखिएगा। इन लोगों ने मिलकर तो इतना लेट क्यों कर दिया? अच्छा यार, आप इससे बात ही नहीं कर रहे कि उनकी जगह पे बनाया किसको क्या? हाँ, उनकी जगह पे। अच्छा, एक चीज, और उसने तो बनना था कौमी असेंबली के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना था। चले, वो नहीं बना, वो इधर आ गया। मैं एक जितनी खबरें आपने अच्छा बोलता है, बहुत बहादुर आदमी, ठीक है। आपने जितनी खबरें ब्रेक की है ना, एक छोटी सी मैंने कहा मैं भी दरफुंतनी जरा पेश कर दूं। वो पंजाब में 2 खवातीन वुज़रा के दरमियान आजकल है टस्सल अरूज पे, और इतनी टस्सल अरूज पे पंजाब गवर्नमेंट में कि 2 खवातीन वुज़रा में इतनी टस्सल अरूज पे है कि एक खातून वजीर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो बड़ी मेहनत कर रही थी, हाँ, उस बड़ी मेहनत कर रही थी,
उसने बहुत सारी चीजें सीधी की थी, कोई शक नहीं। उसने बगैर नाम के खबर में कोई वजन नहीं, बगैर नाम के खबर में वजन ही नहीं। नाम बताइए। ठीक नहीं हुए, खराब हुए। मैं बताता हूँ, अक्लमंद को इशारा काफी होता है कि उसने मीडिया को अच्छा मैनेज कर लिया था। लेकिन जो दूसरी खातून, हम इशारों में क्यों नाम ले, वहां पे तो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। डीजीपीआर चेंज हुआ है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चेंज हुआ है। वो सब पहले एक साहब थे, उसने दोनों ही टोपियां पहनी हुई थी, शहनशाह अजीम साहब गुस्सा इसी बात का है कि भाई चले गए बाला जो है ये सारा कुछ तब्दीली आ जाती है। एक खातून वजीर इतनी तगड़ी है कि वो अपनी मर्जी से डीजीपीआर, अच्छा उस पर भी एक रफड़ पड़ चुका है कि इल्जाम ये था एक खातून पे, अच्छा किसको नहीं समझ आ रही कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे? दो खवातीन है, एक मरियम रमजेब है, एक अजमा बुखारी कर रहा है। दोनों काम तो बड़ा अच्छा कर। मेरी बात सुनो, आप पता नहीं किसकी बात सुनो। तुम 35 साल के साफी हो। मैं कह रहा हूं कि जो वजीर इस्तीफा दे रही है उसने मीडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए थे, तो मीडिया से रिलेशन किसके हो सकते हैं? आप बताओ ना, तुम इतने पुराने साफी हो। कर रहा हूं कि दोनों की बैकग्राउंड मीडिया से है। अब सवाल ये है, मैं तो दोनों को समझ रहा हूँ, दोनों बहुत काम कर रही है, दिन रात काम कर। अजमा भी काम कर रही है, मरियम रमजेब भी कर रही है। वजीर इत्तलात कौन है? वो तो और उन किसकी मर्जी के बगैर डीजीपीआर तब्दील हो रहा है तो गुस्सा चढ़ रहा है। ये अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसका इस्तेकाक तो बनता। तो फिर इतनी सी बात थी, पहले ही अगर आप नाम ले रहे थे कि भाई वजह क्या थी? ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट रहना चाहिए, आखिर तक रहना। एंड स्टोरी क्या हुआ है? इस्तीफा दे दिया जो मामला है, एक मिनट, वो ब्रेक के बाद वापस आते करते हैं, लेकिन अभी इस्तीफा दे दिया है, उनका मंजूर वगैरह हो गया या सिर्फ लड़ाई है? लेकिन एक बात बताऊं कि अजमा बुखारी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम के नैरेटिव को बहुत अच्छी तरह पेश किया। अजमा बुखारी ने जिस तरह चीजों को मैनेज किया मीडिया में, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत, और मेहनत के साथ साथ जबरदस्त पॉलिटिकल वर्कर, हाँ पॉलिटिकल वर्कर है, और एक अरसे से उनकी एक इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई देखा है ये वेस्ट कोट पहनने का कमाल देखा आपने? उसके बाद आज मेरे पटवारी को ना रोकना, मुझे बोल रहा है बिल्कुल। उसके वालिद साहब एक बड़े जबरदस्त बुखारी साहब हमारे दोस्त हैं, नो डाउट अबाउट इट कि दोनों ने, ये सिर्फ अजमा की बात नहीं है बल्कि औरंगजेब ने भी मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज किया, काम करे ना, किसी और के काम में मुदाखलत नहीं, बहुत अच्छा। और अजमा भी आगे पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छे से डिफेंड कर रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ अहम इश्यूज पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारा जो सेगमेंट है उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि एक वीडियो दिखाऊं मैं कि हमारे यहाँ पर पुलिस का निजाम कैसा है, कि एक 5-6 साल के बच्चे को भी पता है कि पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, कौन सी ऐसा बटन है जिसको दबाए तो पुलिस वाले उनके लिए काम करेंगे। ये वीडियो जरूर देखें पहले। हाँ किधे किधे कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर हुण की आना की करिए दा? तो तू दरखास्त दे ना, सानू एक पर्चा करा ना उत्ते। पैसे नहीं ना लेंदे, ऊंज ही पर्चा हो जाता हुंदा। माय गॉड, मतलब बच्चा भी देखे कह रहे हैं पर्चा तो हो जाएगा पर पैसे कितने? मतलब आप ये छोटा सा बच्चा जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, राहत साहब मैं तो दंग रह गई हूँ ये वीडियो देख। एक तो आप दोनों का मुझे फीडबैक चाहिए कि ये बच्चा जो है ना बड़ा होके क्या बनेगा। मुझे तो लगता है कि कोई बड़ा सख्त किस्म का साफी बनेगा और राणा साहब का शिकायती बनेगा भी। तो बेनकाब किया करेगा चीजों, बेनकाब किया करेगा। अभी से देखें कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। खैर दूसरी चीज ये है कि छोटा सा बच्चा समझ रहा है कि पर्चा तो तुझे दे दोगे, पैसे कितने? यानी आप अंदाजा करें कि पैसों के बगैर पुलिस वाले काम नहीं इस करेंगे। नस्ल का आपने मुकाबला करना है टिकटॉक से, इस नस्ल का मुकाबला करना है आपने, किस तरह इमेज बिल्डिंग आप पुलिस की करेंगे? आईजी साहब खास टिकटॉक बनाए और भी काफी वो मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, पुलिस कल्चर ये वो। जब से हमने वही संभाली है ना, हर चीफ मिनिस्टर ये कहता है पुलिस कल्चर, थाना कल्चर मैं ठीक कर दूं। नहीं राहत साहब प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। जब से हमने होश संभाली है हर चीफ मिनिस्टर आगे कहता है पुलिस में तब्दीलियां लाएंगे और वर्दी तब्दील कर देते हैं। अच्छा होता यह है कि पुलिस कल्चर तो तब्दील नहीं होता, थाना कल्चर तब्दील नहीं होता, वर्दी तब्दील हो जाती है और उसमें खासा बड़ी दिहाड़ी कुछ लोगों की होती है। अब मरियम साहबा ने ये कहा है, मैं इसी से रिलेट कर रहा हूं, मुझे तो पता नहीं था कि ये बच्चा क्या कहेगा, मैंने पहले नहीं सुना था।
لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج ہی مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ پولیس والوں کی رشوت ختم کرنے کے لیے اہلکاروں کی وردی کے اوپر کیمرے لگائے جائیں. اب بیچارے چھوٹے اہلکار تو 200 4000 2000 5000 الگ کھاتا ہوں. اب جو بڑے کروڑوں والا کھاتا ہے, قبضے کہاں کرانے ہیں, بندہ کہاں مارنا ہے, وہ وہاں پہ ان کی وردیوں پہ کلف لگی وردیوں پہ کیمرہ لگے گا یا نہیں لگے گا, یہ رانا صاحب یہ الگ بات ہے. اور دوسرا ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں جو کروڑوں کا لین دین اور یہ ہوتا ہے نا, ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں, وہ خود تھوڑی سامنے آ کے کہیں گے کہ بندہ چھپانا ہے تو اتنے پیسے دو. پولیس کو اپنی سروائیول کے لیے رانا صاحب آپ کچھ سمجھدار ہیں, روشنی ڈالے اس پر. اچھا مجھے تو ہنسی آ رہی ہے مریم صاحبہ کے ویژن پہ کہ کیمرے پہلے تو دیکھیں نا کیسی بات ہے, کیمرے خریدے جائیں گے, سیف سٹی کے کیمرے بند پڑے, سننے میں کیمرے خریدے جائیں گے. اب کوئی بھائی ہمارا کوئی رشتہ دار وہ کیمرے امپورٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں غریبوں کو 2 پیسے اور مل جائیں گے. نہیں کہیں ہم اور نے IMF سے قرض لیا ہے, ہم کہیں تو بات کر لیا کرے. آپ سمجھے کہ کیمرے ایک اچھے مقصد کے لیے لگا, بہت اچھے مقصد, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ بھی دیہڑی کاٹ لی یار, کتنی دیہڑی ہوگی, کتنے کو کیمرے میں عرض کرتا ہوں. ابھی تازہ اور ڈالرز کہیں تو خرچ کرنے ہیں, 1.1 کی جو قسط مل رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ لاہور کو گلاب سے دھویا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. ہاں آپ کو نہیں پتا, پنجاب حکومت نے لاہور کی سڑکوں کو گلاب سے دھویا تھا. صاف ستھرا پنجاب ایک پورا پروجیکٹ لانچ. اچھا اب اس گلاب کو اچھا ویسے لاہور پنجاب ہے صاف ستھرا, آپ جتنا بڑا محنت کی ہے. اب یہ کریں نہیں باقاعدہ آفیشیلی اعلان ہوا. ایون محسن نقوی اس نے تب بڑا کام کیا. جب لاہور کو گلاب سے دھویا گیا تو میں نے حساب لگایا کہ جو گلاب کا عرق ہوتا ہے نا ایک بوتل میں, وہ کئی ہزار گلابوں کو نچوڑ کے بنتا ہے. تو پورے لاہور میں جب میں نے لگایا تو میں نے کہا شاید فرانس کے بھی سارے باغ خرید لیے تھے ہم نے, جیسے گلاب اتارے گئے ہم نے یونان سے بھی خرید لیے. او بھائی آپ نے ایسے نہیں ہوتا, ملا کے پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے تھوڑا بہت, کیا ہو گیا نا, وہ بھی اصل نہیں ڈالا نا, کسی کا پاس تو اصل کام کر دیا کرو. ایسنس ڈالا اور اس کا بل دیکھ لیں کتنا بن گیا, کتنا بنا بل آپ چیک کریں کہ بل کتنا بنا اور کس نے لیا وہ بل. اس طرح کی چیزیں. اور اچھا پھر آپ کیمرہ لگانا کیا یہ سیفٹی نہیں ہے پوری دنیا میں؟ اچھی بات ہے, پوری دنیا آئی ٹی سے استفادہ کر رہی ہے. سب سے زیادہ فائدہ ہوگا خواتین کو. ان کی بیگمات کہیں گی کہ لیں ریکارڈنگ دکھاؤ, سارا دن کتنے پھرتے رہے ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک فائدہ تو خواتین کو ہو گیا. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے پہلے CCTV کیمرے تو ٹھیک کر لو شہر کے یار, ٹھیک ہے نا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ شہر کے کیمرے ٹھیک ہونے چاہیے. شہر کے کیمرے ٹھیک ہے نا, آپ آدھے سے زیادہ کرائم پہ قابو پا لیتے ہیں. وہ کیمرے ٹھیک نہیں کرا رہے. کیمروں نے ایک اور بڑی گڑبڑ کی ہے, گھر میں تو بڑی لڑائی ہوگی. ایک ہمارے صافی دوست ہے, ان کا چلان ہو گیا. اب چلان جب ہوتا ہے نا, کیمرہ ایسے کر کے کھینچتا ہے تصویر اور پوری گاڑی کی وہ گھر بھیج دیتا ہے. وہ گھر جب گئی تو ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, تو گھر میں اہل خانہ کے پاس وہ سیدھا چلان گیا. انہوں نے کہا بھائی جان ہے کون ہے نال بیٹھے سو, وہ آج تک انہوں نے سلا نہیں گئی. ہاں وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑو, یہ بتاؤ یہ کون ہے. تو کیمروں کا کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن IT بیسڈ سولوشن اگر گورنمنٹ پنجاب کر رہی ہے تو آپ کو کیوں کیڑے ہر چیز میں نکالتے ہیں یار, کبھی اپریشیٹ بھی کر دیا. اچھا یہ جو یہ چلے یہ خبر تو رانا صاحب یہ بولنے میں ٹاپک بھی آنا چاہ رہی ہوں. میں کہہ رہی بس مسلم لیگی رہے ہو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گورنر پنجاب کے یہ جو یونیورسٹیز کے ویسیز پہ تماشا لگا ہوا ہے, مریم نواز کیا کہہ رہی ہے, گورنر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ بھی جی مریم نے بڑا ایک پرنسپل سٹینڈ لیا جی. اس نے کہا جی شفافیت میرٹ پر ہوگا, میں میرٹ اور شفافیت سے نہیں ہٹوں گی, اور میں نے میرٹ کے اوپر لوگ لگائے ہیں. گورنر صاحب اپنا کو بندہ اکاموڈیٹ کروانا چاہ رہے تھے. اچھا آگے سے گورنر صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو کوئی بندہ نہیں لگوانا چاہتا, جو لگے ہیں ان کی کرپشن کے الزامات ہیں ان کے اوپر. دیکھیں آ جا کے بس 20 آپ 20 کے اوپر کوئی کمیٹی بن جائے, کوئی جج کی بن جائے, تو قوم کے سامنے یہ چیز آ جائے. چونکہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے, ایجوکیشن کے ادارے ہیں اور بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے جہاں سے اگلی نسل نے نکلنا ہے. گورنر کی تجویز تو اور ویسے پنجاب یونیورسٹی میں ماضی کے اندر کچھ لوگ ایسے لگتے رہے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ اسکینڈل تھے. یہ بھی اسٹیٹ ہے, پوری اسٹیٹ ہے وہاں پہ. رانا صاحب کیا وجہ ہے؟ رانا صاحب پنجاب یونیورسٹی کا بڑا جان دینا اندر خاطر. یہ گورنر کی تجویز ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلے تو میں مریم صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ میرٹ کی بات کر رہی ہیں, کیونکہ وہ میرٹ پہ لگی ہوئی وزیر اعلیٰ ہیں, ٹھیک ہے نا.
उनका एक चीफ सियासी मिनिस्टर हुआ कैरियर तो वही है। बात करेंगी नहीं, उनकी पूरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनको बनाया चीफ मैं वही मिनिस्टर। कह रहा हूँ, मैं ना एक सहाफी हूँ, अखबार का एडिटर हूँ, तो अब हमारे अंदर पता क्या चलती है, लीड ला दियो बड़े भाई नू, छोटे भाई नू सुपर लीड ला दियो, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ 4 ਕਾਲਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਾਲਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। आप खानदान को लेके मेरिट की बात कर रहे हैं, कोई मेरिट नहीं है मुस्लिम लीग मेरिट में, और कोई बंदा नहीं आता। बुजवार साहब आए थे ना मेरिट पे, और वो बहुत ज्यादा शफाफियत पे काम करते थे, CSP सारे पैसे लेके लगाते थे। तो फड़ो CSP ਨੂੰ क्यों नहीं पकड़े, होते ही ना, ये तो किसी से पैसे नहीं लेते। नहीं ये CSP इधर ही है ना, जिन्होंने पैसे दिए थे, क्यों नहीं पकड़े आप लोग? कोई एक केस आपके पास आया पैसे लेके लगाने का भी इस गवर्नमेंट में? भाई फिर वही अजीब गरीब बात। और भाई मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि CSP अफसरों ने पैसे दिए तो वो यही है ना CSP अफसर, आप उन्हें मुअत्तल करें, आप उनको अदालत में लेके जाए, क्यों नहीं लेके जा रहे? वो अफसर अगर एक दफा आएंगे ना, अगली दफा उनको पैसे को जो रोला आप मचा रहे थे फराग होगी, कहाँ गया फराग होगी का, उसकी बात क्यों खत्म हो गई? और दूसरी बात ये है क्या यही मेरिट है कि भाई बनेगा 4 दफा वजीर आजम, दूसरा भाई और दोनों भाई मिलकर 7 दफा वजीर आला बनेंगे, फिर उनकी बेटी वजीर आला बनेगी, फिर उनका भतीजा वजीर आला बनेगी, ये मेरिट साहब इनका गिला खत्म करने के लिए अगली दफा इसने और मैंने भी इलेक्शन लड़ना। मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, ठीक है ना, मैं बाइज्जत आदमी हूं, ठीक है, लड़ना बिस्ती की बात है। तुम्हारे पास 5 करोड़ 10 करोड़ होंगे भाई इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरे को तो वापसी से पेट्रोल दे पैसे नहीं, पार्टी का आपने टिकट लेना है वहां पैसे हो बगैर ही। अब रुक जाइए पे, ये जुमला सुन ले, ये इमरान खान है जिसने ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो बगैर पैसे के जीत सकते हैं। टिकटों के पैसे वहां भी चलते हैं यार, बात तो कर लेने दिया करो ना, पैसे चलते हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ बात ही नहीं करने देते, देख करे था ना आप तो मुझे पर काजी फायजी सा बन के बैठ गए हो, मेरिट की बात ही किसी से नहीं सुनने देते आप। खौफ करें, ठीक है, काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस है, तो जीव इंसान ही है, नहीं इंसान ही है, क्या है, पूरे मुल्क में एक होता है, वो तो एक होता है, तो फिर मैं वो नहीं हूँ भाई, मैं तो आम जनता। ठीक हो गया, नहीं तो आपने बच के जाना, बेकरी किसी नहीं जाना। नहीं आगे बात सुन ले, ये देखे ना कितनी खौफ की बात है कि आप काजी फाइज ऐसा नहीं बनना चाह रहे, क्योंकि वो मॉडल नहीं है, और अगर वो मॉडल होते तो मैं कहता मैं काजी फाइज का मॉडल आप दिखा दें, क्लोजिंग है लास्ट में। और दूसरा ये इसने कहा कि मेरा ख्याल है, सुने ना, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, इसने कहा तुम फिर उस जमात में चले जाओ जहां बगैर पैसे के भी जीत जाते हो, वो वीडियो दिखाने दें, लोग दिल जीतते वोट नहीं जीतते। अरे साहब वैसे एक बात है, सियासत का एक मंजर ये भी देख लें, ये हॉर्स ट्रेडिंग, टिकट खरीदना, टिकट के अगर टिकट नहीं खरीदने तो आपने पार्टी फंड में पैसे जमा करवा दिए, वो प्राइम मिनिस्टर का वो सब कुछ करवा दिया है। राहत साहब वो हम वीडियो फिर दिखा देंगे क्योंकि क्लोजिंग की तरफ मुझे जाना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।